जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वह जब होगी तो पेपर का जो पैटर्न होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी विषय के पेपर का जो पैटर्न होगा सेम इसी पैटर्न पर होगा। यानी ये जो मॉडल पेपर है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को इसी वीडियो में मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, तो आपको जानकारी भी दूंगा कि कैसा पेपर आएगा, किस तरीके के प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, और जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा उसी का पैटर्न यानी उसी पैटर्न पर आधारित आपकी वार्षिक परीक्षा का भी पेपर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वार्षिक परीक्षा के लिए मैंने हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रखे हैं। आप यदि देखना चाहते हो वीडियो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, और यहां पर निर्देश दिए गए हैं यानी नोट। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा। पेपर जो आपका मिलेगा हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, आपका पेपर 2 खंडों में विभाजित होगा, और खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। यानी खंड आ में कितने 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, इसलिए आपको यहां से 20 नंबर मिलेंगे। कहां से? खंड आ से। और इनका उत्तर आपको कहां पर फिल करना होगा? OMR शीट में आपको ये जो 20 प्रश्न आएंगे इनका आपको आंसर फिल करना होगा। कैसे फिल करना होगा? यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि आप OMR शीट कैसे भरें। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड बा जो होगा यानी खंड बा, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड बा जो होगा वह होगा 50 नंबर का, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी जो आपको परीक्षा में कॉपी मिलेगी उसी पर लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में इस तरीके के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, और आप इन प्रश्नों को यदि तैयार कर लेते हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है तुलसीदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है बिहारी, और चौथा है कबीरदास। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? कबीरदास जी हैं। यहां पर चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। दिए गए विकल्पों में से किसने हिंदी साहित्य को यानी हिंदी साहित्य को जो आदिकाल है यानी हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है इसे सिद्ध सामंत काल के नाम से किसे पुकारा था, या आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा। यहां पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना, और इन सभी प्रश्नों का आंसर भी बताते रहना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप ध्यान देंगे, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? पहला है विकल्प गोरखनाथ, दूसरा है चंद बरदाई, तीसरा है जगनिक, और चौथा है सरहपा। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में कौन छायावादी कवि है? दिए गए विकल्पों में से कौन है जो छायावादी कवि है? विकल्प पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस प्रश्न का आंसर कभी नहीं भूल पाओगे। ट्रिक क्या है? प्रसाद, पंत, निराला देवी। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे। इस ट्रिक को यदि आप याद रखते हैं तो आप जीवन भर छायावादी कवियों के नाम नहीं भूलेंगे। प्रसाद से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रसाद से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, और पंत से क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, जो कि यहां पर विकल्प में नहीं है। और निराला से क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। देवी से क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। और ये जो चारों कवि हैं ये किस युग के हैं? छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। तो जब भी प्रश्न ऐसा आए या कोई आपसे पूछ ले कि छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन हैं या चार स्तंभ कवि कौन हैं, स्तंभ लेखक कौन हैं, तो प्रसाद, पंत, निराला देवी। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहां पर है प्रश्न संख्या 5। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। विकल्प इस प्रकार से हैं यहां पर: गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा केशवदास, चौथा विकल्प नरोत्तम दास। तो राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? यहां पर विकल्प इस प्रकार से हैं: पहला विकल्प है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद युग और चौथा है प्रगतिवाद युग। तो सरदार पूर्ण सिंह जो हैं ये किस युग के लेखक हैं? ये हैं द्विवेदी युग के लेखक। किस युग के? द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। प्रश्न कह रहा है कवि वचन सुधा के संपादक थे। दिए गए विकल्पों में से कौन था जिसने कवि वचन सुधा का संपादन किया? विकल्प इस प्रकार से हैं: पहला है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, चौथा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कवि वचन सुधा का संपादन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। अगला प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। यहां पर विकल्प है: पहला प्रदीप, दूसरा इंदु, तीसरा प्रभा और चौथा सरस्वती। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? यहां पर उत्तर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका जो है संपादन किया था। अगला प्रश्न यहां पर है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे। विकल्प है: पहला उपेंद्र नाथ अस्क, दूसरा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तीसरा सेठ गोविंद दास और चौथा उदय शंकर भट्ट। तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। और अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, गोदान किसकी रचना है? तो यहां पर विकल्प है: पहला मुंशी प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा जगदीश चंद्र माथुर और चौथा देवकी नंदन खत्री। तो गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। यदि प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों गोदान किस विधा पर आधारित रचना है, तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है और यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या है? यानी श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? विकल्प है यहां पर: पहला आप लोग ध्यान देंगे रति, दूसरा हास्य, तीसरा करुण और चौथा शांत। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति हो जाएगा। अगला प्रश्न है चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में
कौन सा अलंकार है यहाँ पर? तो विकल्प है पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा रूपक और चौथा उत्प्रेक्षा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर चा वर्ण कई बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? क्या दोहा है, चौपाई है, रोला है या वैरवे है? तो यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है यानी प्रस्तुत काव्य पंक्तियां ये चौपाई छंद पर आधारित हैं। अगला प्रश्न प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, भाई बहन देवी देवता के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आपको बताना है भाई बहन के मध्य ये चिन्ह कौन सा है और देवी देवता के मध्य ये कौन सा चिन्ह है। क्या इसे योजक चिन्ह कहते हैं, अल्प विराम कहा जाता है, समता सूचक चिन्ह कहते हैं या संक्षेप चिन्ह कहते हैं? तो ये जो मध्य में चिन्ह है यह है योजक चिन्ह। अगला प्रश्न है दुर्भाग्य का विलोम है, दिए गए विकल्प में से कौन सा है जो दुर्भाग्य का विलोम है? तो आप सभी जानते हो दुर्भाग्य का विलोम क्या होता है? सौभाग्य होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, ग्रह सदन गेह किसके पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पर रात के पर्यायवाची हैं या घर के या खेल के या चौथा विकल्प है नाग के। तो ग्रह सदन और गेह ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब घर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है गच्छन्तु रूप किस लकार का है? यहाँ पर आप लोग देखेंगे विकल्प पहला लट लकार, दूसरा लिट लकार, तीसरा विकल्प लोट लकार, चौथा विकल्प विधिलिंग लकार। तो यहाँ पर गच्छन्त जो है यह लोट लकार का है। और अगला प्रश्न है राज्ञः किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो उत्तर हो जाएगा राज्ञः जो है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अगला प्रश्न है स्वागतम में संधि है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। क्या दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है? तो मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इसके बाद यहां पर आप लोग देखेंगे खंड बा जो कि होगा 50 नंबर पर आधारित। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 2 गद्यांश आए हैं, यानी प्रश्न संख्या 21 के अंतर्गत 2 गद्यांश हैं का और खा। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए कितने प्रश्नों का 1 2 3 यानी 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे नंबर कितने मेरे प्यारे बच्चों? 6 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। कितने? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 6 नंबर मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर पहला गद्यांश किस पाठ से है, लेखक कौन है? आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता, मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा, वह कुछ लेगा नहीं यह जानता हूं। तो यह किस पाठ से है? यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों मंत्र शीर्षक पाठ से, जिसके रचनाकार यानी लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मंत्र शीर्षक पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आया है कि उपर्युक्त गद्य खंड का यहाँ पर पाठ का नाम तथा लेखक का नाम लिखिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो गद्यांश है किस पाठ से है? मंत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है, लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दूसरा प्रश्न है रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की ही व्याख्या करनी है। फिर ग्लानि किसको हो रही है? तो ग्लानि किसको हो रही है? जब आप गद्यांश पढ़ेंगे यानी जो पूरा पाठ आप पढ़ लेते हो तो जो
पद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे, आसानी से कर लोगे। दूसरा यहाँ पर गद्यांश है, दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। तो यह जो है गद्यांश किस पाठ से है, यहाँ पर लिखा है कस्तूरबा गांधी ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना। तो यहाँ पर भी प्रश्न है, उपयुक्त गद्य खंड का पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? यह गद्यांश लिया गया है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। आप लोग ध्यान देंगे, पाठ का नाम क्या है? निष्ठा मूर्ति। इस तरीके से हो जाएगा कस्तूरबा, कस्तूरबा, इस तरीके से आप लोग ध्यान देंगे। और यह किसके द्वारा लिखा गया पाठ है? काका कालेलकर जी के द्वारा, काका कालेलकर जी के द्वारा। आप लोग ध्यान देंगे, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के लेखक कौन हैं? इस पाठ के लेखक हैं काका कालेलकर जी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 22 इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 22 का और 22 का दो पद्यांश आएंगे। दोनों पद्यांशों के नीचे दिए गए हैं 3-3 प्रश्न। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आंसर करना होगा, जिसके लिए 6 नंबर निर्धारित हैं। कितने? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 6 अंक निर्धारित हैं। और यहाँ पर पहला जो पद्यांश है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, यह किस पाठ से है? पदावली शीर्षक पाठ से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पदावली शीर्षक पाठ मैंने पूरा पढ़ा दिया है। रचनाकार हैं मीरा बाई जी। पदावली शीर्षक पाठ के रचनाकार यानी किसके द्वारा रचित है? मीरा बाई जी के द्वारा रचित है। और यहाँ पर जो दूसरा है पद्यांश है, दिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो यह किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? यह पद्यांश लिया गया है, आप लोग ध्यान देंगे, पंचवटी शीर्षक पाठ से। और जिसके रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है कौन सा पाठ? पंचवटी शीर्षक पाठ, जहां से यह पद्यांश लिया गया है। प्रश्न संख्या 23 इस प्रकार से आएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे 23 का, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर मिलेंगे जब आप किसी एक संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद करेंगे और संदर्भ भी लिखेंगे। तो पहला जो यहाँ पर है, विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंदा, यहाँ पर ये जो है गद्यांश किस पाठ से है? तो आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, परमहंस रामकृष्ण, किस पाठ से लिया गया है पहला वाला गद्यांश? परमहंस। यहाँ पर क्या होगा? परमहंस रामकृष्ण। आप लोग ध्यान देंगे, परमहंस रामकृष्ण पाठ से लिया गया है पहला गद्यांश। और दूसरा गद्यांश है, श्री कृष्णस्य जन्म भद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्या तिथो मथुरायाम अभवत। तो यह जो है किस पाठ से लिया गया है गद्यांश? तो यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कृष्णः गोपाल नंदनः, कृष्णः गोपाल नंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद जो प्रश्न आएगा यहाँ पर 23 खा, जो कि होगा इस प्रकार से, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए भी आपको 4 नंबर मिलेंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर पहला जो संस्कृत का श्लोक यानी पद्यांश है, धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजा जन्म चा हिते रतः, मैं आपको पुरुषोत्तमा रामा शीर्षक पाठ पढ़ा रहा हूं। यदि आप देखना चाहते हैं संस्कृत खंड से रिलेटेड वीडियो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंप्लीट वीडियो आपको मिलेंगे। और यह पुरुषोत्तम रामा शीर्षक पाठ से ही लिया गया है। तो इसके बाद यहाँ पर दूसरा वाला जो पद्यांश है, यह किस पाठ से है? मनीषिणा संति नाते हितैषिणा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यह किस पाठ से लिया गया है? यह पद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों सुभाषितान। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुभाषितान
तानि हो जाएगा। इस तरीके से सुभाष तानि शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 24 जो कि इस प्रकार से आएगा, दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। या लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्रांकन कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर 25 का प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। 4 नंबर आपको मिलेंगे। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना होगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण लेखकों का नाम है प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और 25 का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। इसके लिए भी आपको 4 नंबर मिलेंगे जब आप किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखेंगे और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हैं कबीरदास, मीराबाई और जयशंकर प्रसाद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 26 जो कि इस प्रकार से आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा। आप वही श्लोक लिखेंगे जो पेपर में ना आया हुआ हो। और इसके बाद प्रश्न संख्या 27 इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर यहां से आपको मिलेंगे जब आप यहां पर दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दोगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 इस प्रकार से है, यहां पर निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। आपको किसी एक का अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। तो यहां पर आप उदाहरण देख सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, आस्तीन का सांप होना, आसमान के तारे तोड़ना और काला अक्षर भैंस बराबर। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य दिए होंगे और आपको किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा जिसके लिए यहाँ पर 4 नंबर निर्धारित हैं। और प्रश्न संख्या 30 जो कि अंतिम प्रश्न होगा, छात्र वृत्ति के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए अथवा अस्वस्थ होने के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। 5 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। कितने? 5 नंबर यहाँ पर भी निर्धारित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का, और इसी पैटर्न पर आधारित होगा वार्षिक परीक्षा का भी पेपर। और यदि आप इस पेपर को यानी ये जो मॉडल पेपर है इसे तैयार कर लेते हैं तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसी तरह के यदि आप अन्य मॉडल पेपर की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताएं आप लोग किस जिले से हैं। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।